हेलो बच्चों। काफ़ी बच्चे जब मेरे से ये पूछते हैं कि हमें पेपर कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए, तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि चाहे वो मेंस का पेपर हो चाहे एडवांस का पेपर हो, हमें पहली बार तो पेपर को PCM में 3 यूनिट में ना देख के मेरे को टोटल 1 यूनिट में देखना चाहिए कि टोटल इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं, उसमें से मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करने हैं, भले ही मैथ में ज़्यादा हो या केमिस्ट्री में ज़्यादा हो या फिजिक्स में ज़्यादा हो। पहला चीज़ तो हो गया। दूसरा चीज़ जो साइकोलॉजिकल जैसे बोलते हैं एडजस्टमेंट है, वो हमें ऐसे करना चाहिए कि पूरे पेपर में आई शुड बी एबल टू मतलब गो थ्रू इट ट्वाइस, मतलब राउंड 1 एंड राउंड 2। राउंड 2 में केवल वो क्वेश्चन करें जो मेरे को क्वेश्चन को पढ़ते ही मेरे को समझ में आए कि यार ये कैसे करना है, मेरे को प्रोसीजर दिमाग में दिख जाए कि हाँ ये ऐसे ही होगा। और जो भी क्वेश्चन थोड़ा सा भी लेंदी हो या फिर जो हमें पढ़ के समझ में ही ना आए कि पता नहीं है क्या कह रहा है, उसको हमें राउंड 1 के लिए छोड़ देना चाहिए, ताकि हमारा किसी भी गलत क्वेश्चन में फंस के कॉन्फिडेंस ब्रेक ना हो। और राउंड 1 में वी कैन सेलेक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। पहले एक राउंड 1 लगा, फिर दोबारा केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। रादर देन कुछ बच्चे ऐसे करते हैं केमिस्ट्री को इतना टाइम दिया, फिजिक्स को इतना टाइम दिया और इतना टाइम दिया। वैसे दिस इज़ वेरी लास्ट मोमेंट एंड जो भी तुम्हारी स्ट्रैटेजी है उसको चेंज नहीं करना चाहिए, यू शुड स्टिक टू इट। बट जिन लोगों ने ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो की है, क्योंकि मैं तो ये कई सालों से बता रहा हूँ कि पहले हमें राउंड 1 में ईजिएस्ट क्वेश्चन छांट के करना चाहिए और फिर राउंड 2 में जो हमें लगता है ना कि ये हो तो जाएगा बट लेंदी है, तो उसमें मार्क्स आने के चांस ज़्यादा हैं, तो हमें वो क्वेश्चन सेलेक्ट करने चाहिए रादर देन वो क्वेश्चन जो मेरे को पढ़ के समझ में नहीं है कि क्या बोल रहा है और जिस पे मेरे को सोचने की ज़रूरत पड़ रही है। तो राउंड 1 विच आर नॉट वेरी लेंदी क्वेश्चन, नोन क्वेश्चन है, मेरे को सोल्यूशन दिख रहा है कि ऐसे हो जाएगा, बस कैलकुलेट करने की देरी है। और राउंड 1 में जब हम जा रहे हैं तो क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी विल बी स्टडी, वी विल बी रीडिंग, वी विल बी गोइंग थ्रू इट। तो किसी किसी क्वेश्चन में मेरे को लगता है ऐसे लगेगा, फील होगा, राउंड 1 की मैं बात करूँ कि ये क्वेश्चन हो तो जाएगा बट शायद कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, तो उसको हम राउंड 2 के लिए छोड़ दें। और किसी क्वेश्चन में ऐसे होगा पढ़ के मेरे को पता नहीं लगेगा कि क्या बोला इसने, तो उसको तो हम बिल्कुल ही छोड़ दें राउंड 1 के लिए भी और राउंड 2 के लिए भी। वो तो जब पेपर में पूरा डेडलॉक आ जाए और जब मेरे से क्वेश्चन बनने बंद हो जाए, तब मेरे को उन क्वेश्चंस के ऊपर उन क्वेश्चंस को टच करना चाहिए जिसमें हमें लग रहा है कि जो मेरे को मतलब पहली बार पढ़ के कुछ समझ में नहीं आएगा क्या बोला उसने। ऐसे क्वेश्चन जब पूरे पेपर में डेडलॉक आ जाए, मतलब डूएबल क्वेश्चन जो थे, प्रोसीजरल क्वेश्चन जो थे, वो जब खत्म हो जाए तब हमें उनकी तरफ जाना चाहिए। अच्छा, ऐसा होने पे डेफिनेटली क्या होगा कि इक्का दुक्का क्वेश्चन में ऐसा होगा कि एरर ऑफ जजमेंट होगा, तो ऑफकोर्स 100% तो कोई भी स्ट्रेटजी सही नहीं हो सकती, वो तो पेपर पर डिपेंड करता है। मतलब ऐसा हो सकता है कोई क्वेश्चन मेरे को लगे यार ये टफ है, मैं उसको छोड़ दूँ और वो बाद में सोल्यूशन पढ़ें तो बहुत ईजी निकले, तो ऐसा चलता है, इक्का दुक्का क्वेश्चन में चलता है। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि ब्रॉडली मेरा पेपर मैं अपने पोटेंशियल के हिसाब से आई विल बी एबल टू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स, जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। और किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है जो सीमिंगली बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, ईजी क्वेश्चन लग रहा है कि यार ये तो हो जाएगा, बट जब हम करने बैठे तो 2-3 लाइन के बाद वो फंस जाए। ऐसे क्वेश्चन को राउंड 1 में तुरंत छोड़ना आना चाहिए, मतलब उसमें बिल्कुल भी ये ना देखें कि यार अभी अगले 2 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि वो स्पाइरली फिर तुम्हें डाउन लेते ही चला जाएगा और पेपर का पूरा टेम्पो ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट चलता है। अच्छा, देयर आर सर्टेन मिथ्स ऑल्सो कि MCQ क्वेश्चन है उसमें कोई ना कोई छूट ही जाता है और इस तरह की चीज़ें होती है। देखो, जो तुमने MCQ पेपर दिया होगा वो किसी इंस्टीट्यूट का दिया होगा, वहाँ हो सकता है कि ईच एंड एवरी ऑप्शन यू आर सपोज टू सॉल्व इंडिपेंडेंटली, बट IIT JEE में ऐसा नहीं है। IIT JEE में मतलब ऐसा हो भी सकता है इक्का दुक्का क्वेश्चन में, बट यूजली व्हाट यूल गेट के 1-2 जो ऑप्शंस हैं वो एक उन दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा, मतलब अगर पहला होगा तो दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा होगा तो पहला नहीं हो सकता। जैसे मान लिया कुछ भी होगा, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 लिखा है और दूसरे में लिखा है अल्फा लेस देन इक्वल्स टू 5, तो इन दोनों में से एक सही होगा, ठीक है, दोनों सही नहीं हो सकता। तो IIT JEE के जो MCQ हैं और जो किसी भी इंस्टीट्यूट के MCQ हैं उसमें से थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जो भी हमने स्ट्रैटेजी बताई है कि राउंड 1 में केवल ईजीएस्ट क्वेश्चन छांट के करते हुए जाएं और जो लेंदी क्वेश्चन हमें लग रहा है और प्रोसीजर लग रहा है उसको राउंड 2 के लिए मार्क करते हुए चले जाएं या फिर अपने दिमाग में रखते हुए चले जाएं। तो उसको आई विल ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट। IIT JEE का जो एडवांस 2020 का पेपर था एंड दिस वॉज पेपर 1, ये ठीक है, इसके ऊपर आई विल ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट के मतलब मेरे हिसाब से कौन से क्वेश्चन हमें पहले राउंड में करने चाहिए और थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए, इस तरह की चीज़ आई विल ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट ऑन दिस पेपर। अच्छा, इसमें देयर आर सर्टेन थिंग्स। पहला चीज़ तो ये हो गया कि मतलब जो मैंने पढ़ा है
काफ़ी बच्चे जो मेरे से पढ़े उसमें क्या क्या होगा कि कुछ कुछ चीज़ें जैसे हमने बताया ना कि ये ऐसे सॉल्व करते हैं, ये ऐसे सॉल्व करते हैं, उसमें हो सकता है बच्चा और कहीं पढ़ाओ तो वहाँ उसको इस वे में ना पढ़ाया हो। तो ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन मैंने बोला कि ये तो हमने ऐसे कराया था, तुम्हें लगे कि यार ये तो हर क्वेश्चन को ऐसे बोला जा रहा है कि ये तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, हमें तो नहीं पता कि ऐसे हो जाएगा। तो वो बेसिकली टीचिंग का थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। ऐसा नहीं होगा ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, बट एक आध क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए भी माइंड अपना प्रिपेयर करके रखें। एंड जो मैं डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा दैट इज़ ऑफकोर्स नॉट आइडियल थिंग, ऐसा नहीं कि ऐसे ही होना चाहिए। ये तो मैं अपना थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कि ऐसे हम सोच सकते हैं। प्लस बहुत सारे बच्चे एडवांस के नाम से ही घबरा जाते हैं कि यार पता नहीं कितना टफ पेपर होगा। यू शुड अंडरस्टैंड कि एडवांस में भी उन्हें 10, 20, 30 हज़ार रैंक देनी है। तो अगर 10, 20, 30 हज़ार रैंक देनी है, दे कैन नॉट अफोर्ड टू मेक पेपर वेरी इजी और वेरी टफ। अगर बहुत टफ होगा तो सभी के 0 आएंगे, बहुत इजी होगा तो सभी के मार्क्स ज़्यादा आएंगे, तो रैंक देना डिफ़िकल्ट होगा, या फिर बच्चों को पोटेंशियल के हिसाब से जज करना डिफ़िकल्ट होगा। तो इसलिए किसी भी तरह के पेपर में यू कैन ईजिली थिंक कि कुछ ईजी पोर्शन होगा, कुछ मॉडरेट पोर्शन होगा, कुछ टफ पोर्शन होगा। ठीक है, मतलब बच्चों को लगता है कि ईजी पोर्शन तो हो ही नहीं सकता। आई विल ट्राई टू शो कि इस पेपर में भी देयर वर सर्टेन क्वेश्चन जो मेंस में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं उससे बहुत ईजी हैं, मेंस में से काफ़ी टफ क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ऐसा कोई इंटरसेक्शन ऐसा नहीं कि फाई है बिल्कुल, मेंस और एडवांस में काफ़ी कुछ ओवरलैपिंग है। एडवांस में मैनी क्वेश्चन यू विल फाइंड विच विल बी ईजियर देन मेंस का क्वेश्चन। ठीक है, जबकि मेंस में हमें 25 क्वेश्चन करने होते हैं, यहाँ तो कम ही क्वेश्चन करने होते हैं। खैर, फिर भी बहुत बात कर ली, अब लेट्स स्टार्ट। तो ये जेईई 2020 का मैथमेटिक्स का पेपर है, पेपर 1। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सपोज ए एंड बी डिनोट्स द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस मतलब मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा 2020, मैं केवल थॉट प्रोसेस बताऊंगा। आई विल नॉट सॉल्व द पेपर, वो तो सोल्यूशन तो तुम्हें कहीं पे ही मिल जाएगा। उसने बोला कि इसके रूट्स ए और बी है, डिस्टिंक्ट रियल रूट है, दिखाई दे रहा है सी नेगेटिव है, तो डिस्टिंक्ट रियल रूट ही आएगा, ए पॉजिटिव है तो। और एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20 बराबर 0, इसके रूट्स सी एंड डी है। ठीक है, ये दिख रहा है कि सी इतना बड़ा नंबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होगा, तो वो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं ये। ठीक है, नॉन रियल रूट्स है। देन द वैल्यू ऑफ दिस। अब क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में देखो, यहाँ देख के अगर मैंने देखा a माइनस सी लिखा है तो a यहाँ से उठाया है, c यहाँ से उठाया है, तो a माइनस सी सीधा कैलकुलेट तो नहीं होगा। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि ये जो टोटल टर्म्स लिखे हुए हैं इसमें मेरे को टर्म्स को ऐसे अरेंज करना पड़ेगा कि ताकि मेरे पास a प्लस बी, ए बी, सी प्लस डी एंड सी डी जैसी चीज़ बन जाए। ये तो आई कैन थिंक ऑन द फ्लाई। ठीक है, एंड देन अगर हमने ये सोच लिया और ये बनाने की कोशिश किया, इट विल बिकम वेरी इजी। जैसे c प्लस डी की बात करते हैं, ए सी ए और ए डी ए, काफ़ी चीज़ सिमेट्रिक है। अगर इसमें से मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, सी प्लस डी आ गया, हो गया मेरा काम। ठीक है, फिर हम आगे भी ऐसे ही ढूंढेंगे, ये हो जाएगा ए सी सी स्क्वायर, ए डी डी स्क्वायर, ये तो सी स्क्वायर और डी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो सी स्क्वायर डी स्क्वायर कॉमन तो नहीं आएगा, तो हमने माइनस ए टाइम्स सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख लिया। फिर बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर डी, तो प्लस बी स्क्वायर सी प्लस डी। बस अब तुम्हें इसके आगे क्लिक कर जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमें राउंड 1 में ही करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा हमने सोच के देखा कि ये प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ रूट्स बनाने की कोशिश किया, तुरंत बन जाएगा। तो ये तो बेसिकली मेंस के लेवल का क्वेश्चन है, मेंस का हम बोल सकते हैं मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, मेंस का टफ भी नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया हमारा राउंड 1 का पहला क्वेश्चन। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। If the function f r to r is defined by fx is equals to mod x minus sin x। तो देखो fx is equals to mod x minus sin x, ये बोला। Then which of the following is true। ठीक है, फिर अगर ऑप्शन ऐसी देखा तो 1 1 एंड ऑन 2 इन सब की बात चल रहा है। ठीक है, तो देखो अगेन, अगर तुमने कैलकुलस थोड़ा बहुत भी ढंग से पढ़ा है तो तुम्हें समझ में आएगा कि x sin x से बड़ा होता है, तो ये पॉजिटिव है, प्लस इसका जो डेरिवेटिव है वो 1 माइनस कॉस पॉजिटिव है, तो ये एज ए होल इंक्रीजिंग फंक्शन है। पहला चीज़, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, पूरा फंक्शन ऑड फंक्शन है, तो उसका मतलब क्या है कि ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो मैं जीरो के आगे ही देख सकता हूँ बस क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे तो वहीं से पता लग जाएगा। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए एफ एक्स विल बी एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है,
अब देखो ये जो दोनों फंक्शन है x माइनस साइन एक्स एंड x, ये दोनों ही पॉजिटिव है एंड दोनों ही इंक्रीजिंग है, तो प्रोडक्ट फंक्शन इंक्रीज करेगा। मतलब हमने क्या बोला कि अगर f और g का डेरिवेटिव निकालूं तो ये ऐसे आएगा ना f डैश जी प्लस एफ जी डैश। तो अगर दोनों ही इंक्रीजिंग होगा तो f डैश और g डैश पॉजिटिव होगा, दोनों ही पॉजिटिव होगा तो f और g भी पॉजिटिव होगा, तो f इंटू जी पूरा पॉजिटिव आ गया। उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। ऑड फंक्शन है तो ये ऐसे ही हो गया। तो ये भी हमारा राउंड 1 का ही क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इससे सिंपल और क्या मिलेगा, ठीक है। तो मॉड वॉड लगा है तो ऑफकोर्स मॉड हटाने का सोचेंगे, मॉड हटाने का सोचेंगे, क्लिक कर जाएगा कि ये भाई ऑड फंक्शन है। तो दिस इज अगेन मेंस लेवल क्वेश्चन, आई विल रेट ये, ठीक है। मेंस में ईजी और सॉरी ईजी तो नहीं बोल सकते, चलो मॉडरेट और टफ के बीच का पोर्शन है। तो राउंड 1 का दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन। लेट द फंक्शंस आर टू आर जी आर टू आर बी डिफाइंड ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन माइनस ई रेज टू पावर, मतलब एक फील लेने की कोशिश किया कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो देखो ऐसे एक ग्लांस डालोगे तो तुम्हें दिख जाएगा सब जगह एक्स माइनस वन लिखा हुआ है, ठीक है। और जो ये फंक्शन है ये कुछ ऐसे लिखा है ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन तो हमने कर रखे हैं। ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स जैसे क्वेश्चन तो तुम्हें खूब मिल जाएंगे पूरे कैलकुलस में। यहाँ पे बस एक जगह मॉड लगा रखा है। तो एक तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स माइनस वन को टी से रिप्लेस कर दें, एक्स माइनस वन को टी से रिप्लेस कर दें तो फिर थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। अच्छा, देन द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय फर्स्ट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय द कर्व वाई एफ एक्स जी एक्स और एक्स बराबर 0, मतलब वाई एक्सेस और इन दोनों कर्व के बीच का एरिया देखा। देखो अब ग्राफ के बारे में मेरे को सोचना पड़ेगा, और फंक्शन तो ये फेमिलियर से हैं, क्वेश्चन भी फेमिलियर है। तो आई विल से ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना मतलब ग्राफ बनाने में कितने ज़्यादा पारंगत हो, ये ठीक है, कितने ज़्यादा एफिशिएंट हो। उसी के हिसाब से यू कैन पुट इट इन राउंड 1 और राउंड 2, ठीक है। अगर तुम्हें ग्राफ में खूब मजा आता है और विजुलाइज कर सकते हो तो अभी ट्राई कर सकते हो, वरना थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा ग्राफ वगैरह सोचने के बारे में, इसलिए कैलकुलेशन होगा। तो चलो हमने क्या किया, राउंड 2 के लिए छोड़ दिया कि कैलकुलेशन है बाद में करेंगे। बट क्वेश्चन को देख के मेरे को अच्छी फीलिंग आ गई कि यार हो तो जाएगा ये, ठीक है। मतलब इसको प्रोसीजरल क्वेश्चन बोलेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में उसने बोला कि लेट ए बी एंड लैम्डा बी द पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। 3 अननोन हो गए ए बी लैम्डा। सपोज P is the end point of latus rectum of the parabola y square is equals to 4 lambda x, मतलब एंड ऑफ latus rectum कितना होता है, a, 2 है ये, ठीक है। दूसरा हो जाएगा a, -2 है, तो अभी तो इसको रखते हैं। एंड सपोज द इलिप्स पासिस थ्रू पॉइंट P, तो अगर इलिप्स, अच्छा a का मतलब क्या है, यहाँ पे लैम्डा है तो लैम्डा, 2 लैम्डा। अगर ये इलिप्स इससे पास कर रहा है तो लैम्डा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ये दे रखा है। पासिस थ्रू द पॉइंट पी इफ द टेंजेंट्स टू द पैराबोला एंड इलिप्स एट द पॉइंट पी आर परपेंडिकुलर। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। इस पे कितना हो जाएगा, y1 इज इक्वल्स टू 2a x प्लस x1, और इलिप्स क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये पॉइंट इस पे भी है, तो इस पे टेंजेंट का इक्वेशन t बराबर 0 से कितना हो जाएगा, x लैम्डा अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू 2 लैम्डा अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से स्लोप कितना हो गया 1, 2 लैम्डा कैंसिल करने पे, और यहाँ से स्लोप कितना हो गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इंटू 1 इज -1, ठीक है। इन्फॉर्मेशन के टर्म्स में सोचें तो मेरे पास कितने अननोन है, 3, ए बी लैम्डा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कितना है, 2, एक तो ये हो गया और एक के इन दोनों का परपेंडिकुलर है। तो अगर 3 अननोन है तो उनको निकालने के लिए आई विल बी रिक्वायरिंग 3 इक्वेशंस, ठीक है। बट 2 इक्वेशन बना, कोई बात नहीं। इस बात का मतलब यह है कि जो चीज़ उसने पूछी है वो गिवन इन्फॉर्मेशन के कॉम्बिनेशंस के फॉर्म में अपने आप आ जाएगी। इंडिविजुअली मेरे को ए बी और लैम्डा जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसने क्या बोला, परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, ये ठीक है। 100% मेन लेवल का क्वेश्चन, कोई दिमाग खर्च नहीं करना। इससे इजी क्वेश्चन क्या आ जाएगा, m1 m2 -1, तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2a स्क्वायर। अब इसी को देख के पता लग जाएगा कि यार b बड़ा है a से,
तो जो एसेंट्रिसिटी आएगा, अब कुछ बच्चे जो रट्टा मारते हैं ना 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वो इसी बात पे अटक जाएंगे कि यार एडवांस का क्वेश्चन है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तो यहाँ पे 2 आ रहा है, ई स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है। उनको ये दिमाग में क्लिक ही नहीं करेगा कि यार ये फॉर्मूला जब होता है जब ए बड़ा होता है, अदरवाइज इसमें भी कोई बुराई नहीं है। इसने कब बोला ए बड़ा है बी बड़ा है? ये तो हमारे दिमाग पहले से ही जिसे बोलते हैं ना कि बायस्ड है कि एलिप्स ऐसे ही बनाना है, एलिप्स ऐसे ही बनाना है, ऐसे क्यों नहीं बनाना है भाई? ये ठीक है, बस इतना सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। अब वो बच्चा सोचेगा नहीं यार एडवांस का क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ तो होगा ही इसमें, मतलब इतना जल्दी कैसे सॉल्व हो जाएगा, इतना जल्दी कैसे आंसर आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही इसमें। तो इस वाले फॉर्मूले से 1 माइनस हाफ बराबर हाफ, मतलब ई बराबर 1/√2। और किसी बच्चे को अगर ये क्लिक कर भी गया ना और आंसर उसने ई रेज़ टू पावर 1/√2 निकाल दिया, तो वो बैठ के अपने भी शक करेगा यार इतनी जल्दी एडवांस का क्वेश्चन कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता यार। एडवांस का क्वेश्चन मतलब दिमाग खर्च होना चाहिए, धुएं निकलने चाहिए दिमाग में से, ऐसा उसे फील होगा। बट दिस इंडीड इज़ दैट ईजी क्वेश्चन। ये ठीक है, रियली में आंसर ए है। मतलब मैं तो केवल डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था कि कौन सा क्वेश्चन करेंगे, मैं क्वेश्चन कर नहीं रहा था, बट हो गया। तो ये ठीक है, इतना छोटा क्वेश्चन के हो ही गया तो अपने आप। खैर, तो राउंड 1 का डेफिनेटली क्वेश्चन है ये। फिर आगे आए, C1 and C2 are two biased coins such that probabilities of getting head in a single toss are 2/3 and 1/3 respectively। ये ठीक है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन देखा, जिन बच्चों को प्रोबेबिलिटी से डर लगता है, ये ठीक है, वो तो R2 मार के निकल लें। ये ठीक है, राउंड 2 मार के छोड़ दें, आगे पढ़ ही ना, अगर किसी को प्रोबेबिलिटी से डर लगता है। वैसे अगर कोई भी बच्चा एडवांस में सीरियस फाइट देने की कोशिश कर रहा है तो उसको प्रोबेबिलिटी से डर तो नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो अगर तुम पढ़ोगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, दिस इज़ वेरी प्रोसीजरल क्वेश्चन। उसने बस ये बोला है कि सपोज ए इज़ द नंबर ऑफ हेड्स दैट अपीयर्स व्हेन C1 इज़ टॉस्ड ट्वाइस। ये ठीक है, C1 को 2 बार उछाला गया और अल्फा क्या है, नंबर ऑफ हेड्स है, तो 0 1 2 हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स इतना ही आ सकता है। बीटा इज़ द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन C2 इज़ टॉस्ड ट्वाइस, तो बीटा भी 0 1 2 आ सकता है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली। ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस अल्फा x प्लस बीटा आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल बोल के उसने कैलकुलेशन ख़त्म कर दिया, कैलकुलेशन बहुत कम कर दिया। अगर वो रियल बोलता फिर तो हमें ये देखना पड़ता कि अल्फा स्क्वायर 4 बीटा से बड़ा या बराबर होना चाहिए। इक्वल बोल के उसने नंबर ऑफ केसेस कम कर दिए, मतलब कैलकुलेशन उसने काफ़ी कम कर दिया। तो अगर किसी बच्चे को प्रोबेबिलिटी से डर नहीं लगता है तो ये राउंड 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ते ही उसे समझ में आए क्या करना है। अल्फा स्क्वायर बराबर इसमें तो या तो 0 0 बनेगा क्योंकि ये वैल्यू है, और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 4 से बड़ी तो जा ही नहीं सकती। तो दूसरा तो यही हो सकता है जब अल्फा 2 हो जाए एंड बीटा 1 हो जाए। तो ये 2 केसेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 सिक्का उछाला, पहले सिक्के पे एक बार भी हेड ना आए, दूसरे सिक्के पे भी एक बार भी हेड नहीं आए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक बार भी हेड नहीं आए तो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ नहीं है, बस बाइस्ड कॉइन है, तो उससे कोई लॉजिक पे फ़र्क नहीं पड़ता। ये ठीक है, दिस इज़ आई विल से कोई भी सीरियस बच्चा है, सीरियस मतलब हाफ सीरियस बच्चा है अगर एडवांस के लिए, तो राउंड 1 का क्वेश्चन है। अदरवाइज कुछ बच्चों को लगता है राउंड 2 है, एडवांस है, प्रोबेबिलिटी है, तो राउंड 2 का क्वेश्चन है। ठीक, चलो छोड़ देते हैं इसको। फिर आगे क्वेश्चन है, कैलकुलेट ऑल द रेक्टेंगल्स लाइंग इन द रीजन x, y बिलोंग्स टू R क्रॉस R। कुछ भी नहीं, ये एक पॉइंट है XY प्लेन में, बस इसने थोड़े से एग्जॉटिक वे में लिख रखा है। x 0 से π/2 के बीच में, ठीक है, 0 से π/2 के बीच में x है इतने रीजन में, ये हो गया y एक्सेस। y 0 से 2 sin 2x। ठीक है, तो sin x के ग्राफ में sin 2x में करने में क्या होगा कि sin x के ग्राफ में तो ये पाई होता, sin 2x करने से π/2 हो गया। ठीक है, तो y जो है ये वाला वैल्यू, इस 2 ने क्या किया, इस वैल्यू को 2 कर दिया, और इस 2 ने क्या किया, यहाँ π/2 कर दिया। तो y 0 और इस साइन के बीच में लाई कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में भी चाहिए और इन दोनों के बीच में भी चाहिए। तो पॉइंट यहाँ पे आ गया, हमारे यहाँ पे सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, एंड हैविंग वन साइड, अच्छा रेक्टेंगल की बात कर रहा है जो इस रीजन में लाई कर रहा है, मतलब ऐसे किसी रेक्टेंगल की बात चल रही है। एंड हैविंग वन साइड ऑन एक्स एक्सिस, थोड़ा इसको नीचे उतार लिया। ठीक है, ऐसे रेक्टेंगल की बात चल रही है जो इस रीजन में हो और एक्स एक्सिस पे हो। ठीक है, ऑफकोर्स इक्वालिटी दे रखा है, तो बाउंड्री ऑफ द रीजन इज ऑल्सो अलाउड।
द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विच हैज़ द मैक्सिमम पेरीमीटर। तो अगर मान लिया मेरे को यही बेस लेना है और पेरीमीटर मैक्सिमम बनाना है, तो इसको हम ऊपर ऐसे ले जा सकते हैं ना, ऐसे करके ऊपर जाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, इसी बेस के लिए। तो देन मैक्सिमम पेरीमीटर चाहिए, ठीक है। तो अब मैक्सिमम पेरीमीटर में देखो साइन पे ये क्वेश्चन नहीं किया होगा, बट और किसी में ये हमने क्वेश्चन डेफिनेटली किया होगा। अब इसमें देखो हम क्या करेंगे कि अगर मान लिया ये वाला पॉइंट मैंने अल्फा लिया, तो इसके अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक होगा। ये क्या है, π/4 के अबाउट। तो हम इस वाले पॉइंट को निकाल सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस मान लिया अगर बीटा है तो π/4 माइनस अल्फा विल बी बीटा माइनस π/4, ऐसे करके होगा। तो बीटा अल्फा के टर्म्स में आ जाएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मेरा निकल आएगा अल्फा माइनस बीटा, यहाँ से अल्फा के टर्म्स में सब कुछ कैलकुलेट अल्फा के टर्म्स में करेंगे, और जो हाइट है वो हो जाएगा 2 sin 2α। तो फंक्शन बन जाएगा डेफिनेटली राउंड 1 का क्वेश्चन। फंक्शन बन जाएगा, उसका मैक्सिमम मैंने निकाला है, उसको डिफरेंशिएट करके निकाल लेना आराम से, ठीक है। नाउ लेट्स सेक्शन 2 चालू हो गया अभी। हाँ, ये क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि लेट फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड बाई दिस एंड जी एक्स बी ए आर्बिट्रेरी फंक्शन। फिर उसने बोला कि प्रोडक्ट फंक्शन दिखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा है। देन फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इज कॉन्टीन्यूस तो डिफरेंशिएबल। तो ये बेसिकली हमने एक टॉपिक पढ़ाया था, कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टीन्यूस भी होगा, अगर एल एस डी आर एस डी दोनों एग्जिस्ट कर जाए तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी होगा, और अगर वो एग्जिस्ट करने के साथ साथ बराबर भी हो जाए तो कॉन्टीन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। अगर वो वाली चीज़ याद है तो राउंड 1 में तुम इसको सोच सकते हो। अदरवाइज इतने सारे पंगे छोड़ देख के हमने क्या राउंड 2 आगे बढ़े। फिर इसने क्या बोला, मैट्रिक्स 3/3 का है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एम इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ एम। ये हमने क्लास में देखो फिर क्या बता रखा है कि एडजॉइंट देखने में ना हमारा थोड़ा दिमाग ना घूम जाता है, ट्विस्ट हो जाता है। उसकी बजाय मेरे को तो ऐसे देखना चाहिए कि एडजॉइंट एम इज़ नथिंग बट मॉड एम इनवर्स। और ये हमने क्लास में ही क्वेश्चन करा रखा है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट लिखेंगे तो ये तो काइंड ऑफ इन्वर्स का इन्वर्स लिखा जा रहा है। तो इन्वर्स का इन्वर्स विद सम मॉड वापस एम हो जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो तो मैं क्वेश्चन शुरू करने से पहले सोच सकता हूँ कि कुछ मॉड एम टाइम्स एम होगा, मॉड एम और एम का कुछ कॉम्बिनेशन होगा। अब देखो इतने सारे ऑप्शन इसमें मेरे को चेक करने पड़ेंगे, ठीक है, कि एम स्क्वायर आई है या नहीं है। तो मेरे को फील तो आ जानी चाहिए कि यार मॉड एम टाइम्स एम होगा, और ये अगर एम इनवर्स है तो दोनों तरफ एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर टाइप बन जाएगी। तो ये फील तो आ जाएगी कि ये सही बोल रहा है, क्योंकि जो मॉड एम होगा दोनों तरफ मॉड लेंगे तो मॉड एम की वैल्यू भी निकल आएगी। तो ये सब भी शायद ट्राई हो जाएगा, बट टाइम बीइंग के लिए छोड़ दिया। ये आया, लेट एस इज ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z² + z+1 का मॉड बराबर 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज। ये देख के देखो पहली चीज़ तो मेरे को तुरंत क्लिक कर जाएगी, z² + z है तो z+½ का होल स्क्वायर बनाएंगे उसको, और इनइक्वालिटी में ब्रेक कर सकते हैं। बट जो बाकी के ऑप्शंस हैं ये ठीक है एग्जैक्टली 4 पॉइंट्स, वो मेरे को थोड़े से प्रॉब्लमेटिक लग रहे हैं, तो छोड़ दिया हमने राउंड 2 के लिए। ये ठीक है, राउंड 2 और आफ्टर। फिर अगला क्वेश्चन आया, एसओटी का क्वेश्चन आया, इसमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, राउंड 2 के लिए छोड़ दो। फिर ये क्वेश्चन है, अब ये देखो 3D का क्वेश्चन है, ये टोटली तुम्हारे विजुअलाइजेशन पे डिपेंड करता है। अगर तुम लाइन और प्लेन इन सब के साथ कंफर्टेबल हो तो ये डेफिनेटली राउंड 1 का क्वेश्चन है, बिकॉज यूजली 3D के क्वेश्चन टफ ही नहीं होते, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब पढ़ लेते हैं इसने क्या बोला, लेट L1 एंड L2 आर द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन्स। ये ठीक है, अब इन स्ट्रेट लाइन में देखते समय मेरे को तुरंत क्या देखना चाहिए, 1 0 1 1 0 1, मतलब इसे कैलकुलेशन ख़त्म कर दिया मेरा एकदम ना, कि 2 लाइन है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनका मेरे को ऐसे ही दिख गया 1 0 1। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये प्लेनर लाइन होगी, एक ही प्लेन में हो गया, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया बोर्ड के प्लेन में आ गया। एंड सपोज ए स्ट्रेट लाइन दिस, अब इसको दिख के पता लग जाएगा कि ये अननोन लाइन है, ठीक है, तो इसको तो हमने छोड़ दिया, अननोन लाइन है, इसमें अल्फा गामा LM ये सब निकालना पड़ेगा, तभी हम इसको विजुलाइज कर पाएंगे, बोल कर आएगी। लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग L1 एंड L2। अब कुछ फीलिंग आई कि यार अच्छा यही L1 L2 2 लाइन है जो बोर्ड के प्लेन में है, और L3 भी इसी प्लेन में है, ठीक है, एंड पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, तो इसी से पास भी कर रहा है,
चलो और अच्छी बात है। इफ़ द लाइन्स एल बाइसेक्ट द एक्यूट एंगल बिटवीन L1 एंड L2, अब दिखाया इसने अपना असली रूप कि इन दोनों के बीच में जो एक्यूट एंगल है L3 उसके अलॉन्ग है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो मेरे को तो ये इसके ऊपर एक पॉइंट तो पता ही है, अगर L3 लाइन का इक्वेशन चाहिए, बिकॉज जो भी ऑप्शन है उसमें देखो अल्फ़ा बीटा एल एम ये सब दे रखा है, तो इसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा मेरे को। सोच के देखो क्या मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। लाइन्स फिक्स्ड है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिक्स्ड है, और ये जो लाइन है ये एक्यूट एंगल के अलॉन्ग जा रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो एक ही लाइन बनेगी ऐसी, तो निकल तो सब कुछ आएगा, इंडिविजुअली निकल आएगा अल्फ़ा बीटा गामा ये सब ना। अब निकालते हैं। देखो इसका जो डायरेक्शन है दैट इज़ 1 -1 3, इसका जो डायरेक्शन है दैट इज़ -3 -1 1, ठीक है। अब इसका जो डायरेक्शन होगा वो या तो ए कैप प्लस बी कैप के अलॉन्ग होगा और ए कैप माइनस बी कैप के अलॉन्ग होगा, अगर ये ए वेक्टर है एंड ये बी वेक्टर है। अब देखो इसने वैल्यूज़ कैसे सेट करके दिया है ताकि हमारी कैलकुलेशन कम हो जाए। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी 9 2 11 हो गया, इसका भी 9 2 11 हो गया। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि ये जो ए कैप प्लस बी कैप है इसमें बेसिकली ए कैप प्लस बी कैप को आई विल राइट डाउन ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। अब ये ए और बी बराबर होने से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो कैलकुलेशन कम हो गया हमारा। तो ए कैप प्लस बी कैप निकालो, ए कैप माइनस, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये एक्यूट वाला ए कैप प्लस बी कैप के अलॉन्ग ही हो, क्योंकि हो सकता है ये डायरेक्शन ऐसे ना हो ऐसे हो एक्चुअल में। तो हम तो दोनों ही निकालेंगे, ए कैप प्लस बी कैप और ए कैप माइनस बी कैप, मतलब दोनों निकालेंगे नहीं, पहले ए कैप प्लस बी कैप निकाला, ठीक है। मतलब इन दोनों को सीधा सीधा जोड़ दिया। ए कैप प्लस बी कैप निकालने के बाद जो डायरेक्शन आया उसका हमने डॉट लिया, मतलब ये मेरे को थीटा देखना कि 45 से छोटा या बड़ा है। तो कॉस जो है अगर थीटा 45 से छोटा होगा तो कॉस की वैल्यू 1/√2 से बड़ी होगी, और तुम वैल्यू निकाल के देखो तुरंत दिख जाएगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है। द मोमेंट यू आर एबल टू गेट इट एवरीथिंग विल गेट, ठीक है। अगर ये आ गया, ये डायरेक्शन आ गया तो एल और एम आ गया, एल और एम आ गया, तो ये वाला जो पॉइंट है 1 0 1 वो इस पर लाई करेगा, तो 0 यहाँ रख के ये रेशो आ जाएगा, और एक्स और जेड की जगह 1 1 रख दिया तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, डेफिनेटली राउंड 1 क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा भी 3D सही है तो। 3D के क्वेश्चन यूजुअली इजी आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी इज़ ट्रू, तो ये तो देखते ही राउंड 2 और लेटर, हो सकता है कि इस तक हम कभी पहुँचे ही नहीं, छोड़ दिया। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आया लेट एम बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ दिस, ठीक है। अब देखो 3^y1 3^y2 3^y3 ये दिखाई दिया, वेयर y1 y2 y3 आर रियल नंबर, y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 9 दे रखा है, और 3^y1 3^y2 3^y3 ये दोनों एक साथ दिख के किसी को भी ये क्लिक कर जाएगा कि 3^y1 प्लस y2 प्लस y3 का क्यूब रूट AMG है, और उसके आगे इसने मैक्सिमम मिनिमम भी लिखा है, सिंपली AMG। ये वैल्यू रखो, इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, तो क्या ये मिनिमम बोल रहा है? हाँ मिनिमम ही बोल रहा है। दूसरे वाले केस में मैक्सिमम बोला है, तो दूसरे वाले केस में उल्टा हो रहा है, क्योंकि लॉग इसने ऐसे लिखा है तो प्रोडक्ट दे रखा है, तो x1 x2 x3 ये प्रोडक्ट दे रखा है, तो प्रोडक्ट वाली साइड पे मैक्सिमम वैल्यू ही आती है, तो डेफिनेटली राउंड 1 का क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि लेट दिस इज सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस इज 2 दिस। ये मेरे को समझ में आ गया यार, इतनी बड़ी सीरीज़ है, पहले हम मानना पड़ेगा, फिर इसने ये 2 वेरिएबल बराबर बोल रखा है, राउंड 2 छोड़ो, कौन पढ़े इतना। अगला क्वेश्चन बड़े बड़े राउंड 2 और लेटर। राउंड 2 और लेटर का मतलब कि लेटर का मतलब हो सकता है राउंड 3, राउंड 3 मतलब जब पेपर में डेडलॉक आ जाए तब शायद इसके ऊपर जाए। कौन इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन में जोकरी करेगा। अच्छा, इन ए ट्राइंगल PQR ए वेक्टर QR RP PQ, तो A प्लस B प्लस Q बेसिकली A B C ये हो गया, A प्लस B प्लस C ये हो गया, ठीक है। A क्रॉस B, तो इसको PQR बोलने की बजाय अपना नोन ही बोल लेते हैं ABC, तो थोड़ा सा दिमाग को शांति मिलेगी, मतलब तुरंत पहचान सकता है क्या चल रहा है।
ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है, ये 3 लेंथ है, बी का मैग्नीट्यूड 4 दे रखा है, एक ये रिलेशन दे रखा है, पूछा ए क्रॉस बी है, तो ऑफकोर्स ये तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। अब अगर ए बी दे रखा है तो अल्टीमेटली मेरे को थीटा चाहिए, साइन थीटा चाहिए बस, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। तो देखो बहुत ईजी है, ए और बी का मैग्नीट्यूड देखा है, अगर मैं केवल यही प्रोसेस करूँ ना, कितना इन्फॉर्मेशन दे रखा है, क्या मेरे को चाहिए, केवल यही प्रोसेस करूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कैसे? इसमें a प्लस बी प्लस सी 0 है, ठीक है। तो रादर देन कैरिंग 3 वेरिएबल, हम c को उड़ा देंगे, जहाँ पे भी c दिखाई दिया वहाँ माइनस a प्लस बी लिख दिया इसमें ना। तो ये पूरा a और b में डॉट प्रोडक्ट देख के मेरे को फीलिंग आ जाएगी कि a और b में एक इक्वेशन लिखा है, इसमें कॉस थीटा वॉस थीटा और a और b के मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व होगा। तो अगर a और b का मैग्नीट्यूड दे रखा है तो कॉस थीटा निकल आएगा और साइन थीटा चाहिए। राउंड 1 ये ठीक है। मेन वाला पेपर भी इस क्वेश्चन पे हंसेगा कि अच्छा बड़े एडवांस के बनते थे यार, इतना तो टफ नहीं है एडवांस। दिस इज मेंस लेवल क्वेश्चन। केवल अगर मैं यही प्रोसेस करूं, इंफॉर्मेशन गिवन, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, अपने आप प्रोसेस सेट हो जाएगा सॉल्व करने का। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए पॉलिनोमियल जीएक्स दे दिस। देखो ये डरावना क्वेश्चन है और हम इसे राउंड 2 के लिए छोड़ेंगे, बट जब तुम आगे जाके इसको सॉल्व करोगे तो ये विदाउट पेन उठाए सॉल्व हो जाएगा। इतना मस्त क्वेश्चन है ये, सही है। कैसे? वो मैं अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसने क्या बोला कि एस ये दे रखा है, ठीक है, एम जी डिनोट्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ जी एक्स। बस सीधा है, जी एक्स एक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट को एम जी से इसने डिनोट करके। सपोज एस इज द सेट ऑफ पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट डिफाइंड बाय दिस। तो अगर मैं कोफिशिएंट चेंज करूंगा तो ये पॉलिनोमियल चेंज करेगा, बट इन सब में 1 और -1 दो बार रिपीटेड रूट है ये, ठीक है। मतलब f के लिए 1 1 -1 -1 ये रिपीटेड रूट है। तो f डैश के लिए देखो यहीं से एक रूट 1 आ गया और एक -1 आ गया। अगर f के लिए कोई रूट अल्फा टाइम्स रिपीट कर रहा है तो f डैश के लिए वो अल्फा -1 टाइम्स रिपीट करेगा ही करेगा, ठीक है। ये हो गया फॉर ए पॉलिनोमियल f इफ फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव सीधा सीधा रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ m f डैश। मतलब ये इफेक्टिवली ये पूछ रहा है कि f डैश और f डबल डैश इनके बीच में, ठीक है, कितने रूट्स आएंगे। तो देखो अगर 1 1 रिपीटेड है और -1 -1 रिपीटेड है तो कम से कम ये तो होगा ही होगा कि जो f का ग्राफ है वो ऐसे बनना होगा। -1 और 1 रिपीटेड रूट है। अच्छा ज़्यादा भी रिपीट करेगा, ज़्यादा रिपीट करेगा तो माने ऑड टाइम्स रिपीट किया तो ग्राफ ऐसे जाएगा, फिर 4 बार रिपीट किया तो फिर ऊपर से आ जाएगा। बट यहाँ पे 2 रूट तो है ही, यहाँ पे भी 2 रूट है ही। तो यहाँ पे f की बात करें, f डैश का एक रूट तो यहाँ पे आएगा और f डैश का एक रूट यहाँ पे आएगा और बीच में भी एक f डैश का रूट आ जाएगा, ठीक है। अगर ये 2 रूट हैं तो 2f के रूट्स के बीच में f डैश का एक पक्का रूट आता है। तो मतलब f डैश के मिनिमम 3 रूट आएंगे। अगर f डैश के मिनिमम 3 आएंगे तो f डबल डैश के मिनिमम 2 आएगा। तो इन दोनों का मिला के मिनिमम 5 रूट तो आएगा ही आएगा। तो अगर मेरे को ये थ्योरी बताए तो ये ओरली हो जाएगा, बट ये क्वेश्चन हमें चोट कर सकता है। मतलब ये क्वेश्चन हो सकता है पेपर देने के बाद मेरे को लगे यार ये तो बहुत ईजी था, मैं इतना बड़ा देख के पैराग्राफ देख के उसमें घबरा गया, मैंने छोड़ दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है ये, ठीक है। इतना मत सोचा करो कि यार मेरे से ये गलती हो गई, ये गलती है। 100% कुछ भी नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो अगर ये क्वेश्चन छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑन द फेस ऑफ इट इसकी शक्ल देख के मैंने पहले ही राउंड 2 लिख दिया, दो इट इज़ वेरी इजी। तो ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाद में टाइम मिला, पेपर में डेडलॉक आ रहा होगा तो इसको पढ़ के आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, लेट ई डिनोट दे दिस। अब देखो जिसने भी ये पढ़ा होगा फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब हमने क्लास में क्या बता रखा है, फंक्शन ऑफ एक्स देखते ही e⁻ln f(g), ये मैनिपुलेशन मेरे दिमाग में आनी चाहिए। तो ये लिमिट में देखो हमने पढ़ा रखा है क्लास में अच्छी तरह, इस तरह की चीज़ें। तो अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये तो डेफिनेटली राउंड 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे? देखो 1 - x⁻1 - x। इनफैक्ट हर बुक में यू विल फाइंड कि ये वाला इलस्ट्रेशन तो हर जगह ही होता है। तो इसने कुछ भी नहीं, x -x कर दिया और यहाँ पे e की जगह 1/e कर दिया, क्योंकि इस माइनस को कॉम्पनसेट करने के लिए, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। नॉन जीरो रियल का मतलब क्या है, नीचे जितना x का पावर है उतना ही ऊपर भी उतना ही बचना चाहिए। और हम ये शॉर्टकट मारते हैं ये क्लास में
कि ई रेज टू पावर ln 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस ई रेज टू पावर -1, इसको कॉमन निकाला। मेरे को तो x की पावर से मतलब है, तो ये भाड़ में जाए, ये तो चाहिए भी नहीं, +1। फिर वापस क्लास में याद करो, ई रेज टू पावर f-1 को हम f से रिप्लेस करते हैं शॉर्टकट, तो इसको हम ln 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे, नीचे x आ गया। फिर एलसीएम लिया तो ये x आ गया, तो नीचे पावर कितना आ जाएगा, सॉरी नीचे अल्फ़ा था पहले, नीचे पावर आ जाएगा अल्फ़ा +1 और ऊपर पावर कितना आ जाएगा ln 1 माइनस एक्स प्लस एक्स। अगर इसको करेंगे तो -x²/2, ये मतलब आगे और भी आएगा बट ये कैंसिल हो गया, मेरे को तो इससे मतलब है ऊपर पावर 2 आ रहा है तो अल्फ़ा 1। सुपर इजी क्वेश्चन, मेंस लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देख लीजिए, गिन लेते हैं, कंजर्वेटिवली गिन लेते हैं कि राउंड 1 में हमसे कितने क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है, ये तो राउंड 2, ये राउंड 1, 2 क्वेश्चन हो गया, ये भी नहीं, राउंड 2, 3 क्वेश्चन हो गया, राउंड 2, 4 क्वेश्चन हो गया, राउंड 1, राउंड 2, 4 क्वेश्चन, 4 4 4 4 4 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मतलब 5.5, बट चलो 6 क्वेश्चन, वो नहीं काउंट किया, ये भी नहीं काउंट किया, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, तो 8 आउट ऑफ 18। और मान लेते हैं एक छोड़ दिया, अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें एज पे लग रहा हो वो भी छोड़ दिया, 7 क्वेश्चन आउट ऑफ 18 इन राउंड 1। मतलब 7 क्वेश्चन का मतलब क्या है कि शॉर्ट मार्क्स, ये तो हमें स्कोर करना ही चाहिए, और राउंड 2 में तो और ज़्यादा स्कोर होगा। अगर तुमने ये कर दिया आराम से तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, दोनों पेपर में अगर ये कर दिया आराम से सिलेक्शन हो गया विद ए डिसेंट रैंक। तो अपने दिमाग से एडवांस का बहन निकाल दो, काफ़ी क्वेश्चन तुम्हें करने वाले मिलेंगे। 7 का हो सकता है 4 हो जाए, कोई बात नहीं, जो कट ऑफ है धड़ाम से गिर जाएगा। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी है, जो क्लास में पढ़ाया गया अगर वो तुम्हें समझ में आता है तो कट ऑफ अपने आप धड़ाम से गिर जाएगा। अगर ये 7 में से या 8 में से, मैंने तो 8 करके दिखाया तुम्हें, 4 ही क्वेश्चन हुए तुमसे राउंड 1 में, तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़े ज़्यादा हो जाए, हो सकता है उधर कम हो जाए, इधर ज़्यादा हो जाए। तो बी जिसे बोलते हैं कॉन्फिडेंट, जो भी तुमने पूरे 1 साल 2 साल या 3 साल पढ़ा है वो तुम्हारे साथ ही जाएगा, वो कहीं हवा में एवेपोरेट नहीं हो गया है। और जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसी देखे दिखाए क्वेश्चन आएंगे, ये कोई ऐसा नहीं कि नासा सेट करके क्वेश्चंस भेज रहा है, ये वही क्वेश्चंस हैं जो मेंस में हैं, काफ़ी क्वेश्चन वही हैं ये, ठीक है। तुम बस अपने दिमाग से अगर ये बहन निकाल दोगे, अरे एडवांस का पेपर पहले थर काँप रहे हैं, अगर ये बहन निकाल दोगे तो कूलली जाके पेपर दो, तुम्हें डेफिनेटली क्वेश्चंस मिल जाएंगे कुछ ना कुछ जो मेंस लेवल के होंगे। तो इस बार तो जो 2021 में जो मेंस का पेपर आया, काफ़ी क्वेश्चन इसमें से उससे ज़्यादा काफ़ी मतलब इस पेपर से काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन उसमें आए मेंस वाले में। तो अगर यू हैव सेल्ड थ्रू दैट, अगर उसको पार करके यहाँ तक पहुँचे हो, अभी तो तुम मचा सकते हो ज़बरदस्त, ये ठीक है। तो आई होप इट वॉज यूज़फुल फॉर यू। बी कॉन्फिडेंट, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिल मार के पेपर दो विदाउट एनी मेंटल टेंशन के इतने मार्क्स लाने हैं, इतने क्वेश्चन करने हैं, कुछ नहीं, अपने आप पेपर बताएगा कितने हो रहे हैं, ठीक है, तुम नहीं बताओगे। ऑल द वेरी बेस्ट।